हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज 9 मई है और आज के करंट अफेयर में किन किन टॉपिक पे हमको डिटेल में जानना है, या फिर कह लें कि आने वाले जो आपके 20 से 30 मिनट हैं, ये आपके एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, उसको हम इस टॉपिक से समझ सकते हैं। आज हम बात करेंगे वेस्ट नाइल बुखार के बारे में कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ था, ये किससे होता है, पहली बार ये कब आया था, भारत में पहली बार इसका मामला कब मिला था, इस सब बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे लेबर कॉन्जेनिटल एमोरोसिस के बारे में कि ये क्या है, एलसीए क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, और जो है ये हमारे एग्जाम के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोरोपिक्रीन के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, चर्चा केंद्र ये क्यों बना है। तो ये तीनों टॉपिक जो है एग्जाम में आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन कवर करेगा। देखिए, जिस प्रकार से आपका हिस्ट्री है, जिस प्रकार से आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, अगर आप एवरेज देख लें सिविल सेवा के एग्जाम में, अगर इसके पीसीएस के एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस के भी लगभग आपको 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से सर्वाधिक जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो साइंस को भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पार्ट होता है आपके एग्जाम का। तो साइंस एंड टेक का ये तीनों पार्ट है, इसको हम लोग आज डिटेल में कवर करेंगे। फिर हम बात करेंगे रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बारे में कि ये चर्चा में क्यों आ गया कल। उसके बाद हम बात करने वाले हैं पाइरेनीस पर्वत के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर बात करेंगे शिंकुला सुरंग के बारे में, बात करेंगे कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। होपेन द्वीप का संबंध किस देश से है, और इसका चर्चा में रहने का कारण क्या था, इसके बारे में जानेंगे। और सुपारी न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो चारों टॉपिक आप देख रहे हैं, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और साथ ही इंडियन ज्योग्राफी जो है ये कवर करेगा। और ज्योग्राफी जो है एक ऐसा विषय है जिसको अगर आप करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि मतलब कि आप ये कह लिए कि 90% प्रश्न जो है यहीं से रिलेट करके आते हैं, और वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल भी जाएगा। और साथ ही बता दें कि आपके आरओ के एग्जाम में जो है एग्रीकल्चर एक जो है सिलेबस में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो सुपारी हमारा एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी कवर करेगा। और अंत में हम बात करेंगे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CDSCO कहते हैं, ये चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था, ये क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसका मुख्यालय कहां है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, और शुरुआत हम करते हैं अपने वन लाइनर से, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला पॉइंट है, एनपीसीआई की विदेशी शाखा ने भारत की यूपीआई तकनीकी और अनुभवों का लाभ उठाते हुए नामीबिया, जो कि एक अफ्रीकी कंटिनेंट का देश है, के लिए यूपीआई जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, नामीबिया जो है ये अफ्रीका के महाद्वीप से संबंधित है। तो अगर अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड कोई भी देश आता है, जैसे अभी हाल ही में आप लोगों ने रिवीजन किया था घाना का, आपने रिवीजन किया है मतलब कि हाल ही में आपने रिवीजन किया है युगांडा का, कांगो गणतांत्रिक जो है राज्य का रिवीजन किया है, DRC का। तो ऐसे जितने भी देश हैं उनकी राजधानियां, वहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, बोत्सवाना भी आपने रिवीजन किया है, और वहां पे क्या क्या लेक हैं और कौन कौन से वहां पे पहाड़ हैं, इन सब का आप लोग जो है नोट्स तैयार रखें, वहीं से जो है एग्जाम में क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जातीय संघर्ष और गंभीर ओलावृष्टि के बाद मणिपुर की सरकार ने स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य राज्य भर के राहत शिविरों में आश्रय लेने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, व्लादिमीर पुतिन जो है ये 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे हैं, और उन्होंने मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में आयोजित एक समारोह में कल शपथ ली थी, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान का पहला चंद्र मिशन iCube कमार लॉन्च किया है। ठीक है, ये आप नाम ध्यान रखिए, क्योंकि पड़ोसी देश है और चंद्र मिशन है, जैसे हमारा जो है चंद्रयान 3 गया था तो चंद्र मिशन है, तो ये नाम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। iCube कमार ये किसने लॉन्च किया है, पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। किसके साथ किया है,
चीन के साथ किया है। चीन का एक उपग्रह जो गया हुआ है, चीन का जो मिशन है चांग-ई 6 मिशन, इसी के साथ जो है iCube कमार जो है, जो केवल और केवल 7 किलोग्राम का उपग्रह है, इसको जो है भेजा गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने अपने डिजिटल प्रवक्ता के रूप में एआई जनरेटेड अवतार विक्टोरिया शी को पेश किया है। देखिए, यूक्रेन लगातार न्यूज में बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि एआई जनरेटेड जो आपके एआई जनरेटेड विदेशी प्रवक्ता यूक्रेन के जो है उसका नाम क्या है, विक्टोरिया शी है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। पेशेवर पोशाक पहने शी सोशल मीडिया के माध्यम से काउंसलर मामलों पर अपडेट प्रस्तुत करते रहेंगे। तो ये तो रहा वन लाइनर। अब हम आगे बात कर लेते हैं डिटेल में कि वेस्ट नाइल बुखार ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज ये है कि केरल राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मल्लपुरम, कोझिकोड और त्रिशूर जिले में वेस्ट नाइल बुखार तेजी से फैलने के कारण एक अलर्ट जारी किया है, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ है। तो सबसे पहले आप जान लें कि वेस्ट नाइल बुखार जो है ये क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होगा आपके एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से ये फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वेस्ट नाइल वायरस का पहला मामला जो है वो 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में दर्ज किया गया था और इसलिए इसे ये नाम दिया गया। साथ ही बता दें कि 1953 में यह वायरस नील डेल्टा क्षेत्र के पंछियों में पाया गया था। वेस्ट नाइल वायरस फ्लेवी वायरस जीनस वायरस का एक सदस्य है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। केरल में यानी कि भारत में वेस्ट नाइल बुखार का जो पहला मामला आया था वो वर्ष 2011 में पाया गया था और इससे संबंधित जो मौत हुई थी वो वर्ष 2022 में हुई थी, यानी कि अभी रिसेंट में ही इससे संबंधित मौत हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो वेस्ट नाइल बुखार होता है ये क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। ये नाम आप ध्यान रखेंगे। WHO के अनुसार वेस्ट नाइल वायरस संक्रमित होने वाले लगभग 20% लोगों में वेस्ट नाइल बुखार विकसित हो जाता है। लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, थकान, शरीर में दर्द, मतली, उल्टी और कभी-कभी त्वचा पर चकत्ते और सूजी हुई लिम्फ ग्रंथियां भी शामिल हैं। ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं लेबर कॉन्जेनिटल एमोरोसिस के बारे में, LCA के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो एक्चुअली में ये न्यूज में बना हुआ था क्रिस्पर Cas9 टूल के कारण। ठीक है, तो न्यूज ये है कि शोधकर्ताओं ने लेबर जन्मजात एमोरोसिस नामक जन्मजात अंधेपन से पीड़ित वयस्कों और बच्चों के समूह में दृष्टि बहाल करने के लिए क्रिस्पर Cas9 टूल का उपयोग किया है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि लेबर कॉन्जेनिटल एमोरोसिस का संबंध जो है किससे है, ये जो है अंधेपन से है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यह एक दुर्लभ आनुवंशिक नेत्र विकार है जिससे प्रभावित शिशु अक्सर जन्म के साथ अंधे होते हैं। LCA के साथ पैदा हुए बच्चों में रेटिना की प्रकाश एकत्र करने वाली कोशिकाएं होती हैं जो ठीक से काम नहीं करती हैं। वैज्ञानिकों ने इस विकार से प्रभावित लोगों की दृष्टि बहाल करने के लिए एक मानव जीन उत्पादन उपकरण जिसका नाम है क्रिस्पर Cas9 का उपयोग किया और परीक्षण को ब्रिलियंस नाम दिया गया। ये भी नाम आप ध्यान रखेंगे कि जो इसका परीक्षण हुआ है इसको ब्रिलियंस नाम दिया गया है। अध्ययन में प्रतिभागियों को एडिट 101 नामक क्रिस्पर जीन थेरेपी की एक खुराक दी गई है और क्रिस्पर Cas9 के बारे में बता दी कि यह एक अनूठी तकनीकी है जो आनुवंशिक विदों और चिकित्सा शोधकर्ताओं को DNA अनुक्रम के अनुभागों को हटाकर, जोड़कर या परिवर्तित करके जीनोम के कुछ हिस्सों को संपादित करने में सक्षम बनाती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। तो अगर एग्जाम में आता है कि हाल ही में चर्चा में रहा लेबर जेनेटिक एमोरोसिस का संबंध किस जो है मतलब कि रोग आप कह सकते हैं रोग से है, तो अंधेपन से है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं क्लोरोपिक्रीन के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये हमारे एग्जाम के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज ये है कि अमेरिका विदेश विभाग ने रूस पर यूक्रेनी बलों के खिलाफ रासायनिक हथियार जिसका नाम है क्लोरोपिक्रीन का उपयोग करने का आरोप लगाया है, जो रासायनिक हथियार सम्मेलन का उल्लंघन भी करता है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। तो अमेरिका ने जिस क्लोरोपिक्रीन का जिक्र किया है वो एक तैलीय पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। ये न्यूज जो है पिछले वर्ष भी जब जो है रूस और जो है यूक्रेन का वार चल रहा था
तब भी ये न्यूज जो है आई हुई थी कि जो है मतलब कि वहां ये बताया गया था कि रसिया जो है वो जो है रासायनिक हथियारों का उपयोग कर रहा है, जो कि रासायनिक हथियार सम्मेलन का उल्लंघन करता है। तो बता दें कि क्लोरोपिक्रीन जो है एक विषैला कार्बनिक यौगिक है और इसे हेग स्थित रासायनिक हथियार निषेध संगठन, देखिए अब यहां पे ये न्यूज़पेपर में था तो इसके बारे में हमको आज पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा। रासायनिक हथियार निषेध संगठन द्वारा प्रतिबंधित चोकिंग एजेंट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। किसे किया गया है? क्लोरोपिक्रीन को किया गया है। यह सोडियम हाइपोक्लोराइड और नाइट्रोमेथेन से युक्त एक रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। इसे क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाकर भी बनाया जा सकता है, जिसे क्लोरोपिक्रीन और पानी से प्राप्त होता है। यह कवकनाशी, शाकनाशी, कीटनाशक, नेमाटाइड और रोगाणु रोधी एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? यह रंगहीन से पीला तैली तरल है, ये आप ध्यान रखेंगे। यह रसायन आंसू गैस की तरह जलन पैदा करने वाला होता है। इसमें तेज परेशान करने वाली गंध होती है और यह सांस लेने, निगलने या त्वचा के संपर्क के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है। ये जो है क्लोरोपिक्रीन की कुछ जो है विशेषताएं हैं। अब जब जिक्र यहाँ पे जो है आपका रासायनिक हथियार निषेध संगठन का हो रहा था तो उसका भी हम रिवीजन कर लेते हैं। बता दें कि यह रासायनिक हथियार कन्वेंशन की शर्तों को लागू करने के लिए वर्ष 1997 में CWC यानी कि केमिकल वेपन कन्वेंशन द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। OPCW और संयुक्त राष्ट्र के बीच 2001 के समझौते के माध्यम से OPCW अपने निरीक्षणों और अन्य गतिविधियों पर महासचिव के कार्यालय के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र को रिपोर्ट करता है। इसका मुख्यालय कहां पे है? हेग में है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। OPCW को वर्ष 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी आप ध्यान रखें, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है यहां से जनरेट हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम पाइरेनीस पर्वत के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है यहां से जनरेट हो सकता है। तो न्यूज ये है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने हाल ही में निजी बैठकों के लिए पाइरेनीस में टूरमलेट दर्रे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी की है, इसलिए जो है पाइरेनीस पर्वत जो है न्यूज में बना हुआ था। तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि टूरमलेट दर्रा पास जो है इसका संबंध कहां से है? इसका संबंध जो है फ्रांस से है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब पाइरेनीस पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। पाइरेनीस दक्षिण पश्चिम यूरोप में पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो स्पेन और फ्रांस के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। आप मैप में देख रहे होंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका पाइरेनीस पर्वत है। यह एक वलित पर्वत श्रृंखला है जो विशाल यूरेशियन प्लेट के साथ इबेरिया सूक्ष्म महाद्वीप के महाद्वीपीय टकराव से बनी है। अंडोरा जो है यहीं पे एक ये जो है आपका अंडोरा है। अंडोरा एक छोटा सा स्थल रुद्ध माइक्रो स्टेट जो है वो पूरी तरीके से पाइरेनीस पर्वत से घिरा हुआ है। स्पेन में स्थित एनेटो पीक पाइरेनीस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं शिंकुला सुरंग ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO शिंकुला सुरंग का निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ये सिंपल सी न्यूज थी, तो इसके बारे में हमको रिवीजन कर लेना चाहिए। बता दें कि शिंकुला सुरंग हिमाचल की लाहौल घाटी और लद्दाख की जास्कर घाटी के मध्य जो है 16,580 फीट ऊंचे शिंकुला दर्रे के नीचे एक आगामी मोटर योग्य सुरंग है। यह नीमू पदम दरचा रोड लिंक पर स्थित है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये जो है शिंकुला टनल का एरिया है। निर्माण पूरा होने के बाद शिंकुला सुरंग विश्व की सबसे लंबी ऊंचाई वाली राजमार्ग सुरंग होगी। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे और इसका लेंथ जो है वो 4.1 किलोमीटर का है। ये भी आप लेंथ याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं होपेन द्वीप के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। ये भी आपका जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहां से जनरेट हो सकता है। तो न्यूज ये है कि शोधकर्ताओं ने बताया है कि स्वालबर्ड द्वीप समूह जो कि नॉर्वे के जो है क्षेत्राधिकार में आता है कि होपेन द्वीप पे, यानी कि होपेन द्वीप जो है वो स्वालबर्ड द्वीप समूह का एक पार्ट है जो कि नॉर्वे के अंतर्गत आता है। पर बर्ड फ्लू के कारण वालरस की मौत का पहला मामला आया है। ये जो जानवर आप देख रहे हैं इसको वालरस कहा जाता है जो स्वालबर्ड द्वीप समूह में पाया जाता है।
होपेन द्वीप स्वालबर्ड द्वीप समूह के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यह दक्षिण पूर्व स्वालबर्ड नेचर रिजर्व का एक हिस्सा है। यह द्वीप बड़ी संख्या में ध्रुवीय भालुओं का घर भी है। स्वालबर्ड के बारे में बता दें कि स्वालबर्ड एक द्वीप समूह है जो यूरोपीय मुख्य भूमि के उत्तर में आर्कटिक महासागर में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम मैप में देख लेते हैं कि आखिर ये स्वालबर्ड है कहाँ। तो यहाँ पे कहीं पे आपका नॉर्वे कंट्री होगा। तो नॉर्वे कंट्री के नॉर्थ साइड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका स्वालबर्ड द्वीप समूह आएगा और होपेन जो है इसके दक्षिण में एक जो है द्वीप है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी से रिलेटेड जो है न्यूज आया था कि वालरस जो मतलब कि एक जानवर है उसकी मौत का पहला मामला आया था बर्ड फ्लू के कारण। ठीक है, इसीलिए ये होपेन द्वीप जो है न्यूज में बना हुआ था। तो आपको ध्यान रखना होगा कि होपेन द्वीप का संबंध किससे है? स्वालबर्ड द्वीप समूह से है। और स्वालबर्ड द्वीप समूह का संबंध किस देश से है? नॉर्वे से है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम सुपारी के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। न्यूज यह है कि हाल ही के एक विश्लेषण में तीर्थहल्ली क्षेत्र में उगाई जाने वाली सुपारी कर्नाटक में उगाई जाने वाली किस्मों में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सुपारी के रूप में उभर रही है। ये न्यूज आई थी, सिंपल सी न्यूज थी, लेकिन अब हमको जो है सुपारी के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ये आपके आरओ के सिलेबस में है। सुपारी ताड़ आम चबाने वाले अखरोट का स्रोत है जिसे लोकप्रिय रूप से सुपारी या सुपारी के नाम से जाना जाता है। यह भारत में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसलों में से एक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारत सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक और साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, ये भी आप ध्यान रखें। और इस फसल की खेती करने वाले जो प्रमुख राज्य हैं उसमें कर्नाटक, केरल, असम, तमिलनाडु, मेघालय और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो पेपर की कटिंग आप यहां पे देख रहे होंगे कि न्यूज ये है कि सेंटर टेक्स अवे स्टेट पावर फॉर इशूइंग एनओसी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स। तो इसलिए जो है सीडीएससीओ जो है न्यूज में आया था, यानी कि केंद्र ने दवाओं के निर्यात के लिए एनओसी जारी करने की राज्य की शक्तियां छीन ली हैं। इसीलिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमको पढ़ना चाहिए। तो बता दें कि भारतीय निर्मित दवाओं की बढ़ती वैश्विक जांच के बीच केंद्र सरकार निर्यात के लिए नई दवाओं के लिए विनिर्माण लाइसेंस जारी करने वाली एकमात्र प्राधिकरण बन गई है। जब राज्य से शक्तियां छीन ली गई हैं तो अब जो है केवल केंद्र के पास है जो कि वो एनओसी जारी करेगा निर्यात के लिए, जिससे राज्य सरकारों के पास यह शक्ति मतलब कि राज्य सरकारों से यह शक्ति वापस ले ली गई है। अब से एकमात्र लाइसेंसिंग प्राधिकरण जो है वो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि सीडीएससीओ होगा, जो भारत की शीर्ष दवा नियामक संस्था है। बता दें कि राज्य औषधि नियंत्रकों को वर्ष 2018 से एनओसी प्रमाण पत्र जारी करने का पूरा अधिकार दिया गया था। यानी कि राज्यों को जो है एनओसी जारी करने का अधिकार किस वर्ष से दिया गया? 2018 से दिया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। सीडीएससीओ औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के तहत चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है और यह देश में चिकित्सा उपकरणों के आयात, निर्यात, बिक्री और वितरण की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत काम करता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। और इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। तो ये तो रहा 9 मई का पूरा करंट अफेयर और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से इसका रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि संडे रविवार के दिन जो है आपका यही जो आपके जो है 5 से लेकर 11 के बीच का करंट अफेयर होगा, वहीं से जो है क्वेश्चन जनरेट करके आप लोग से पूछे जाएंगे और आप लोग पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है कमेंट में जरूर उसको जो है उसका आंसर मेंशन करेंगे। रिवीजन करते रहिए। देखिए, रिवीजन के अलावा और कोई जो है उपाय नहीं है पढ़ाई का। अगर आपको लगता है कि आपने सब पढ़ रखा है तो एक बार कोई भी टेस्ट पेपर उठा के ईमानदारी से टेस्ट लगा के देख लें कि कितना नंबर आ रहा है। और ध्यान रखिएगा कि घर पे यानी कि रूम पे टेस्ट लगाना और किसी कोचिंग संस्था में जहां पे 150 बच्चों की भीड़ हो वहां पे टेस्ट लगाना और एग्जाम हॉल में टेस्ट लगाना, हर तीनों जगह जो है बहुत अंतर होता है। वो जो प्रेशर जनरेट होता है ना एग्जाम का,
उसको फील करना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जल्दीबाजी में भी कभी कभी जो है हमारे आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, तो इन्हीं सबका अभ्यास करना होता है। ऐसा नहीं है 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था तो आपने अब तक जो है कम से कम 2 से 3 बार अपनी पढ़ाई अच्छे से कर ली होगी। अब केवल आपको रिवीजन करना है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो पढ़ते रहिए, क्योंकि समय कब बीत जाएगा इसका पता आपको नहीं चलेगा। और आयोग अब एग्जाम की डेट जो है बहुत जल्द प्रकाशित करने वाला है। चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ। अगर आपको ये सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो, ये टॉपिक आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगे हों, तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।